तो बात कर रहे हैं हम किस चीज की बेटा? हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले रेट पता होना जरूरी है। हाँ जी सर। फिर केमिकल रिएक्शन पता होना जरूरी है। हाँ ना बोल। हाँ जी सर। मैं बाकी बच्चों से बात करूं, ठीक बात। मैंने पूछा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपने कहा भैया एक तो ये बताओ कि रेट क्या होता है, फिर ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो रेट का मतलब कोई भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दिया। एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम। और केमिकल रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन हुई, कुछ और बनाया। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स। ये क्या है? ये मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वेरी गुड। ये क्या है? चीजें आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट बन रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। लिख तो लेने दे बेटा। ये क्या है? ये कैटालिस्ट। मतलब कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज है जो आपकी रिएक्शन को स्लो और फास्ट कर सकता है। आना बोलो। हाँ जी सर, रिएक्शन करा देगा पर खुद पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, अब बात आती है किस चीज की? अब ध्यान दो। केमिकल रिएक्शन में मैंने एक रिएक्शन ली, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू NH3। ठीक बात। एक है नाइट्रोजन, 3 है हाइड्रोजन, 2 है NH3। मयंक बात ठीक है? मयंक ने कहा ठीक है भैया, तो बेकार की बात है, समझ में आ रहा है सब कुछ। अच्छा, रेट समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शन समझ में आ रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर ए को या बी को या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में टाइम कितना लगेगा ये पता करो। और अगर आपने टाइम निकाल लिया आपका काम बन गया। यही है रिएक्शन का रेट। अभी आप कहोगे, अब देखो फिर मैं वही पुरानी कहानी उठा रहा हूं। ये बात है सन 57 की, ऐसे बोलना पड़ता है, बहुत पुरानी बात है, जब ज्यादा नॉलेज नहीं थी खाने वाने की। ठीक है, कोई आदिवासी अभी यही सब कंदमूल वगैरह खा रहे थे, खाते खाते उनको अकल आई। तो उन्होंने देखा भाई एक गांव है, उस गांव में सारी लेडीज वगैरह हैं, वो क्या करती थी, खाना बनाती। ठीक है, सारे जेंट्स कोई अपना खाना खाया, वो लाते थे सामान और लेडीज खाना बनाती। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सारी लेडीज को ही जाना था पार्लर और वो सब चली गई पार्लर। तो अब जेंट्स भूखे मर रहे, क्या करे भाई। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया हमने कहानी को। अब वो जेंट्स ने क्या करा, दाल उबालने को रख दी। अब दाल पहले क्या होता था भाई, लेडीज जो होती है उनमें पेशेंस होता है, वो क्या करती है, दाल रख दी, झाड़ू लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया, सब काम कर लिए, और उसके बाद खाना देखा, हाँ भाई बन गया, सबको खा दिया। लेकिन जेंट्स में इतना दिमाग नहीं होता, गधे होते सारे। तो उन लड़कों ने या जो आदमी थे उन्होंने अपना खाना खा लिया। अब वो इंतजार कर रहे, भूख भी लग रही है, बन जाए बन जाए, फिर देखे फिर ना बने, फिर देखे फिर ना बने। गुस्सा आया एक आदमी को, उसने पत्थर उठाया, फेंका, मैं नहीं खा रहा था। 5 मिनट में दाल बन गई। और वो आदमी मशहूर, पत्थर वाले बाबा। लोग बाग उसके पास अपनी दाल लेके जाते थे।
बाबा पत्थर घेर तो दाल बन जाएगी। तो काफी टाइम तक ये चलता रहा। थोड़े दिनों में मतलब 1-2 साल बाद क्या हुआ, बाबा बहुत मशहूर हो गए, बाबा पैसा ही पैसा, बाबा पे अपनी गुफा। तो बाबा मशहूर, लेकिन बाबा ने देखा कि भाई हुआ क्या वहां पर उस गांव में कुछ दिनों के बाद, अब बाबा पत्थर फेंके तो कभी दाल बन जाए कभी ना बने। फिर लोगों ने बाबा ही पत्थर फेंकने चालू कर दिए। तो फिर वहां पे कुछ लोग साइंटिस्ट भी थे जिन पे दिमाग था, मतलब उस जमाने में उनको साधु कहते थे, एक्चुअल साधु। तो उन्होंने कहा भाई ये कुछ ढोंगी बाबा है, पकड़ो इसको। उससे पूछा हाँ भाई 2-4 झापड़ मारे, कैसे हुआ? उसने सारी स्टोरी बताई, मैं तो ऐसे पत्थर फेंकता था, उससे आता था। उन्होंने क्या करा, पत्थरों को एनालाइज करना चालू किया, फिर उस पत्थर में निकला NaCl, और वो NaCl था जो किसी भी चीज को गलाने में सक्षम था। इस वजह से आपके फूड में नमक आया। ये एक्चुअल में सही चीज है, ठीक है? वो तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन असलियत में फूड में नमक ऐसे आया था जिससे खाना जल्दी गले। आज वो टेस्ट में आ गया। हाँ, सारे पत्थर में नहीं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको आजकल के जमाने में लाहौरी नमक कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सी हैं जो अब खत्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं, ठीक है, डेड सीज बोलते हैं जैसे इनको। तो वो समुद्र अगर वहां पे कभी थे तो पहाड़ों से जब भी जाते थे तो अपना सॉल्ट छोड़ देते। वो सॉल्ट आपके खाने लायक है या नहीं, वो तो फिर आप काम है ना उनका। जो खाना बनाने वाले या जो खाने की जानकारी रखता है, हर चीज की साइंस होती है। अब एक शेफ है, वो साइंस का बंदा नहीं है क्या? आवाज आ रही है ना बच्चों? वो है पर उसे पता नहीं है। हाँ, तो वो जो सारी चीजें वो करते हैं, जो शेफ होते हैं, वो जो साइंस लगाते हैं, उनको ये पता होता है कि इस चीज को डालने से फूड ऐसा बनेगा या इससे ये न्यूट्रिशन आएंगे। तो वो उससे उन्हें ये पता चला कि नमक से खाना जल्दी गलता है या लेट गलता है। क्या नमक, क्या सॉल्ट कैटलिस्ट का काम कर रहा है? तो मैं हाँ कहूंगा जी सर। नहीं। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे, वो आपके खाने में इन्वॉल्व हो जाता है। आपको पता नहीं है, एक हद से ज्यादा नमक खाने से दिक्कतें होती है। जो आज भी कच्चा खाना खाते हैं, कई लोग होते हैं जो फूड को पका के नहीं खाते, मतलब ऑलमोस्ट रॉ वीगन्स बोलते हैं उनको, जो किसी जानवर को परेशान करे बगैर खाना खाते हैं। अच्छी बात है, बड़ा मुश्किल होता है उनका लाइफ। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा ही फूड खाते हैं। आपको पता है सब्जियां और जो फल फ्रूट आप रॉ खाते हो, तमीज से, ये नहीं कच्चा खा के कुछ भी मटर खा रहे हैं, नहीं, तमीज से। तो वो 3 से 4 घंटे में आपका खाना पच जाता है, और जो आप पका हुआ खाना खाते हो, सब्जियां वगैरह, वो 6 घंटे लेती है, ठीक है। वो झोंक वोक लगने से उसका न्यूट्रिशन लेवल गिर जाता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है अनाज का, वो 9 से 12 घंटे लेता है। और अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो महा कर दिया है। तो ये फूड साइकिल है आपका। इस तरीके से चीजों पे आपका काम होता है। वो कह रहा है कि उस जमाने में उस फूड को टेस्टी बनाने के लिए नहीं, उसको जल्दी गलाने के लिए हमने किसकी मदद ली थी? सॉल्ट। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे रेट। अब मैं बात कर रहा हूं रेट, किसकी बात करूं? देखना क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स की बात करूं या प्रोडक्ट? बोलो। मैं रिएक्टेंट की बात करूंगा, प्रोडक्ट की कभी नहीं करूंगा इस चैप्टर। क्यों? मुझे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट तो मिलेगा, प्रोडक्ट तो मैं उसके रेट की बात क्यों करूं? वो रेट पे थोड़ी आ रहा है। दाल गल गई, गलने के बाद ये सब कुछ प्रोसीजर जो हुआ, उसमें रिएक्टेंट्स की बात करूंगा कि रिएक्टेंट्स टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोडक्ट की बात, माही बात समझ में आई? Yes, sir. तो माही मैं बात कर रहा हूं बेटा तेरे से कि अगर तू कभी यूं कहे कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स। अब मैं तेरे से फिर से पूछता हूँ, रिएक्टेंट का क्या क्या रिएक्टेंट की कुछ चीजें होती है क्या? आ जाओ, क्या लिखा है देख मैंने माही। ये क्या लिखा माही? Mass, volume, concentration. और क्या लगता है तेरे को? नंबर ऑफ मोल्स। कोई पीछे से बोला है शायद, हर्षित की आवाज है, हर्षित। मास, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स। क्या नहीं लग रहे हमने पढ़े हैं स्टोशियोमेट्री में लास्ट ईयर? पढ़े भैया। मैं तेरे से कह रहा हूं, देखना बेटा सारे बच्चे ध्यान देना, कि A प्लस B गिव्स यू C या प्रोडक्ट। इस कंडीशन में रेट क्या है? तो पुराना जो रेट लॉ है वो मास पे डिपेंड करता था। किस पे करता था बेटा? Mass per.
किसके मास पे? रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट के? रिएक्टेंट्स के। प्रोडक्ट से कोई लेना देना शिवा? आना बोलो। Yes, हाँ sir. जी सर। Yes, अब जरा इस पे ध्यान दे बेटा। अगर मैं तेरे से पूछूं कंसंट्रेशन, हर्षित, अगर मैं तेरे से बात करूं कंसंट्रेशन की, तो तुझे कंसंट्रेशन में ऐसा लगेगा बहुत सारी चीजें, भैया ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, वॉल्यूम फ्री आ गया, नोट मतलब मैं टाइम दे दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, वॉल्यूम आ गया। क्या नंबर ऑफ मोल्स को आप कह सकते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास? हाँ जी सर, कह सकते हैं। तो बेटा इसमें मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो कंसंट्रेशन ज्यादा बेहतर लगा। ठीक बात? हाँ जी सर, ठीक बात। तो तू यूं कह सकता है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, रेज टू द पावर जो भी उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। एन क्या है ये? स्टोइचियोमेट्रिक मैट्रिक कोएफिशिएंट या मोल्स। रेट इज इक्वल्स टू दिस के। पहले बताओ ये बात ठीक है गलत है? ठीक है। मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, आप उसमें ये चीज लगा के दिखाना, ठीक? फिर मैंने आपको कहा ये भी तो हो सकता है रेट का मतलब टी। देखना क्या लिख रहा हूं मैं, टी रिएक्टेंट्स। हर्ष बेटा नोट मत कर, टाइम लूंगा। क्या ये रेट है? अरे ये तो है ही रेट, डिवाइडेड बाय टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो मैथ की कंडीशन है। और आप चाहो तो वो 1/n अब यहां आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स। टी का मतलब क्या है? टाइम। विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। अब बताओ बात ठीक है गलत है? आना बोलो। ठीक है सर। ठीक है सर. यस सर। अब इस इक्वेशन में देखो बेटा, गलती से रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और NH3 बना रहा है। कोई बच्चा भी कुछ पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? माही कुछ पूछ रही थी बेटा। सर N का मतलब? N का मतलब नाइट्रोजन, नहीं, रिएक्टेंट के ऊपर तो N लगाया था. उसका मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इनको आप N कह सकते हो। देख बेटा ये समझी बेटा? यस सर. इस N का मतलब पूछ रहे ना बेटा? यस सर सर. सीधी भाषा बोल दो, मोल्स। मोल्स नहीं बोल सकते क्योंकि ये वॉल्यूम को भी डिनोट करेंगे, मोल्स को भी डिनोट करेंगे, और तुम्हारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और किस चीज को करता है? जब आपने करा था वॉल्यूम, करा था गेलुसैक्स लॉ। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी डिनोट करेंगे, इसमें मोल मत बोलो, ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा, अगर मैं नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन की बात करूं तो क्या ये भी रिएक्टेंट है? हाँ जी, ये दोनों ही मिल रहे हैं क्योंकि। आना बोलो। हाँ जी सर। यस यस सर। हाँ, 7:30 चल क्लास की बात करता हूं, ठीक है? हाँ क्या बोला बेटा? रिएक्टेंट समझ में आया, रेट समझ में आया? आ गया। अब जरा इसको देख, हाँ जी सर। प्रोडक्ट हुआ तो क्या आएगा, माइनस या प्लस? प्लस। अब मेरी बात सुनना बेटा, जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा उतना रेट कम, क्योंकि इनवर्स में आ रहा है। मयंक 1/2, 1/3, 1/1 लिख रहा हूं ना, बटे में लिख रहा हूं ना 1 2 3, इसका मतलब अगर मैं उसको बढ़ाऊंगा तो बटे के हिसाब से क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? वो चीज घटेगी, क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्टेंट में रेट क्या है, तो आप कहोगे ये जो रेट है ना, ये तीनों ही रेट है। नाइट्रोजन किस हिसाब से घट रहा है? 1 के हिसाब से। उसी वक्त हाइड्रोजन किस हिसाब से घट रहा है? 1/3 के हिसाब से। और उसी वक्त बंद कितना आ रहा है? NH3 हाफ के हिसाब से। आप कहोगे भैया इनवर्स की जरूरत,
जितने आपने लगा दिए ना, इधर आ जाओ जरा, ये देखो, ये जितने लगा दिया आपने 3, 1, 2, वो ये बता रहे हैं 3 का मतलब है रेट बढ़ गया, है ना। लेकिन अभी आपने बोला रेट तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 1/3, तभी तो इक्वल करेंगे, क्योंकि मैंने देखो 3 चीजें लिखी हैं। अब दोबारा देखना एक बार आप इसको, मैंने क्या लिखा, रेट इज इक्वल्स टू, अब देखो राघव, हाँ जी सर। मैंने ये नहीं लिखा, अगर मैं ये लिख देता तो गड़बड़ हो जाती। क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल नहीं, एक 1 है, एक 3 और एक 2 है। अब देख मैं कैसे चीजें ठीक करूंगा, माइनस साइन लगा के मैंने क्या ठीक करा, जो चीज घट रही है वो रिएक्टेंट है और जो चीज जुड़ रही है वो चीज प्रोडक्ट है। चलो ठीक है, देख दीपक से बात करते हैं। दीपक, जो चीज घट रही है वो रिएक्टेंट है, बात समझ आती है, जो चीज जुड़ रही है वो प्रोडक्ट है, बात समझ में आती है। दीपक आना बोल। अब मैं तेरे से कहता हूं, क्या सब एक जैसे, तूने कहा ना भैया ये तो 1 ही था, ये डबल था, तो उसको बराबर करने के लिए आप, सॉरी ट्रिपल था, इसको बराबर करने के लिए ना 1/3 करना पड़ेगा, तब बराबर आएगा। अब क्यों ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि रिएक्शन एक ही वक्त पे हो रही है ना। अच्छा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो जुड़े वही तो मिलकर NH3 बने, आधे घंटे में रिएक्शन हुई तो आधे घंटे में NH3 बना, आधे घंटे में H2 कंज्यूम हुआ और आधे घंटे में N2 कंज्यूम हुआ, सबको इक्वेट करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने हाफ 1/2 1/3 करा। आई बात समझ में? यस हाँ सर। जी सर। फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, वो रट लो, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए ना क्यों हाफ करा। कहीं कोई बच्चा गलती से 2 से मल्टीप्लाई कर देता, वो कहेगा नहीं नहीं, वो करने से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अपन इसको इनवर्स से ही करेंगे। वैसे फॉर्मूला क्या है, अब जरा इधर ध्यान, मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, आप बताओगे मैं जो लिख रहा हूं वो ठीक है या गलत, या मैं राघव से बात करूंगा, राघव बोलेगा। राघव देख, इस इक्वेशन को ना सिर्फ एक्सप्लेन कर, ये जनरल इक्वेशन, ये ए जो है ये रिएक्टेंट है, ए और बी, और इनके अंदर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल ए और स्मॉल बी, जो मोल्स को डिनोट कर सकता है, वॉल्यूम को या किसी को भी। और ये सारे दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी, जिसके अंदर स्टोइचो कोएफिशिएंट सी और स्मॉल डी है। वेरी गुड, खत्म कहानी, तूने बिल्कुल सही समझाया रिएक्शन को। अब मैं तेरे से पूछूं रेट क्या होगा, बता। इनके रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट करने के अपॉन में टाइम को हम रेट कहेंगे रिएक्शन का। ये ले, क्या ये रेट है? अब सुनो, हाँ जी सर। तू बता, क्या ये रेट है? नहीं, क्या कमी है इसमें? इसमें वो 1/a की कमी है, माइनस साइन लगा के। 1/a की कमी है माइनस का साइन लगा के, क्योंकि अब ये सब कुछ समझा रहा है। अब इससे पता चल रहा है, ये देखते पता चल गया रिएक्टेंट है, ये देखते क्या पता चल गया, ये रिएक्टेंट है ये देखते पता चल गया कि कोफिशिएंट है, कि कितना कंज्यूम हो रहा है 1 यूनिट टाइम में। और ये देख के पता चल गया इसके नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम भी। आना बोलो। हाँ जी सर। अब मेरी बात सुनो मयंक, ये बात समझ में आई? कोई बच्चा कुछ बोले, हाँ बोलो। चलो कोई नहीं, मयंक अब तू बी का बता मेरे को। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। यार बाकी एज इट इज छापा खाना है। अच्छा हर्ष तू बता, सी का बता। प्लस 1/c, डिफरेंशिएशन ऑफ सी, करंट सी तो हो गया। अब डी बता। ऑफ डी डिवाइडेड बाय टी। वेरी गुड, इस तरीके से बोला करो, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी विच इज अ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या ये चारों बातें समझ में आई? आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ये चैप्टर इतना आसान है ना, ये पहले 5th क्लास में था। हाँ यहाँ आ गया सीधा, हिंदी के चैप्टर में आता था ये है, एक चैप्टर था हिंदी का, आप सब सिखाते थे। तेरे ऊपर था, तू भी पढ़ेगा, आगे जान दो।
किताब लगी है बेटा, नहीं पता है ना आपको नटखट ध्रुव की कहानियां। एक ध्रुव था नाली में गिर गया। नहीं, अब ध्यान दो, बच्चों समझ में आया यहाँ तक? आ गया। अब राघव मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जरा ध्यान दो। अब फिर से एक चीज देखेंगे और आपको याद आएगा आपका इक्विलिब्रियम, आपका काम था सबका इक्विलिब्रियम। देखो अब मैं जिससे बात करूं वो बताएगा। एक मिनट रुको, पहले मैं इस जनरल इक्वेशन को उठा रहा हूं और इससे एक और रेट बना रहा हूं। एक रेट तो देख लिया आपने, एक और रेट देखो। मैंने क्या बोला था, रेट किस पे डिपेंड करना चाहिए, रिएक्टेंट्स पे या प्रोडक्ट पे? रिएक्टेंट्स। तो रेट लॉ क्या बनेगा? अब मेरी बात सुनना, इसको राघव स्टेटमेंट को, इसको स्टेटमेंट के तौर पे पढ़ के सुना, क्या लिखा है? Rate is directly proportional to concentration of reactant raised to the power stoichiometric coefficient. वेरी गुड। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसे खाली रेट क्या देते हैं? सार्थक सार्थक अग्रवाल ये है प्राणी, क्या करें इसका? तनिष्क आवाज आ रही है? सर वो कह रहा है उसका नेट नहीं चल रहा, वाईफाई चला गया। तनिष्क, यस सर। बेटा जरा जो मैं चीजें पूछ रहा हूँ जरा उसके बारे में बता, फिर मैं आहान से बात करूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट लिखा करेंगे आज के बाद। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है देख के बता। बोल बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n। आहान से बात करते हैं। आहान ठीक बात है रेट लॉ? आहान साहिल नाम लिखिए बेटा, एक तनिष्क और आहान, तनिष्क और आहान। अरुण, यस सर। देख बेटा, रेट यहां से आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर n। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम ही है रेट कांस्टेंट। क्या नाम है? रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं तेरे को एक रिएक्शन लिख के देता हूं, तू बता कि क्या होना चाहिए उसका रेट। बोल ऊपर देख के। अरुण, सर के की वैल्यू क्या होगी? के को छोड़ दे बस। सर N2 के मल्टीप्लाई में N2 की कंसंट्रेशन। अभी बताया, देख अभी कई बच्चों ने इतना अच्छा बोल के सुनाया, तू क्या सुन रहा है? उन्होंने N2 बोला था, कंसंट्रेशन तो 1 है। वो भी हवा में। बस थोड़ी देर में आपको कॉल कर रहा हूँ सर, क्लास खत्म होते बस 2 मिनट में कर रहा हूँ सर, रिकॉर्डिंग चल रही है। दो मिनट में कर रहा हूँ सर, 2 मिनट में। अच्छा कर रहा हूँ, अभी दोबारा कर रहा हूँ। नहीं मैं आ रहा हूँ, नहीं नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या बोला भैया आपको? रेट इक्वल टू के N2 और H2, ठीक। अच्छा एक बात सुनो सारे बच्चे, इस रिएक्शन को फिर से देखो और अब देखो कि क्या बात सेम रहेगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। राघव बात बता। राघव क्या बताऊं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या रेट सेम रहेगा? अपोजिट हो जाएगा साइन के अंदर। बस 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 यही चाहिए हमारे। एक तो अपोजिट हो जाएगा, एक जमा घटा नहीं लगाना, साइन नहीं लगाना। देख कैसे अपोजिट होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देख बेटा,
देख रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वैसे से रेट ही बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, मैं पूछ रहा हूँ उन्नति से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टेंट कौन है, आगे जाने वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, N2 और H2, खत्म कहानी। N2 की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। ठीक, अच्छा फॉरवर्ड के लिए मैंने F लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई फांसी तो नहीं है। नो सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब इसमें कौन रिएक्टेंट लग रहा है आपको, अमोनिया। C. NH3. आहान। Yes, sir. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों समझ में आ रही है। Yes, sir. आ गया। क्या तू ये कह सकता है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, फिर इक्वल होते हैं। सर बैकवर्ड रिएक्शन में के F क्रिया के B नहीं होगा। हाँ जी बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन की के F लिखा ना के B आएगा। अरे ले ले ले, ले बेटा ले, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मांग रहा हूं मैं तो आपसे। तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। Kc आएगा 1। रेट कांस्टेंट रहता है प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स का। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसने बोला है बिल्कुल सही है। ठीक बात। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, के एफ, के मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ N2 प्लस H2, आना बोलो। हाँ जी सर। के बैकवर्ड का देखिए बेटा, अब एक काम करके फॉरवर्ड के बाद के बैकवर्ड नीचे ले आ और इसको डिवाइड कर, ठीक बात। सही बात। अब तो इसको देखिए के एफ बाय के बी क्या है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। अब लग रहा है ये वही प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये वहीं से आया हाँ है। जी सर। तो पहले रेट आता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आता है। जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तब भी सिखाया था, ठीक है। मैं हमेशा हाँ पहले जी रेट सर। बताता हूँ। तो ये जनरल इक्वेशन समझ में आई। क्या आप इस जनरल इक्वेशन के लिए यही इक्विलिब्रियम बना सकते हो, क्या दिक्कत है। कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखो, अब मैं जनरल इक्वेशन के लिए बना रहा हूं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या बनेगा, के एफ। सर हाँ जी बेटा, सर ये जो आपने अभी रेट वाली बात बोली थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसमें सर कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में हाँ करता है, लेकिन हम कैटलिस्ट अभी नहीं ले रहे बेटा। और आपको एक बात बताऊं, इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट से शिफ्ट नहीं होता, याद करो। एक राघव याद है बात, वो इक्विलिब्रियम सिर्फ तेज करता है, वो कैटलिस्ट सिर्फ तेज करता है इक्विलिब्रियम को, ऑल्टर नहीं करता। घुसता ही नहीं है, बात वो खुद और- घुसता ही नहीं है। हाँ आगे पीछे नहीं करता वो, ठीक है। सर जल्दी वो पहुंचा तो देता उल्टा। ठीक है, वो तो ठीक है, वही जब भी तो कह रहा हूँ कि रेट तो चेंज हो ही जाएगा ना। अगर उसने फॉरवर्ड रिएक्शन में जल्दी पहुंचा दिया तो ये जरूरी थोड़ा ना कि बैकवर्ड रिएक्शन में भी उतनी तेज पहुंचाए। वो दोनों काम एक साथ करेगा कैटलिस्ट भाई, कैटलिस्ट दोनों के लिए एक जैसा है। अच्छा ओके सर। आगे अब मैं अगर आपसे कहूं ये दोनों इक्वल हैं, तो तू यूं कह सकता है कि के फॉरवर्ड ए की पावर ए, बी की पावर बी, गलत लगे तो टोक दिया। के बैकवर्ड सी की पावर सी, डी की पावर डी, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इज इक्वल्स टू सी की पावर सी, डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए, बी की पावर बी इज इक्वल्स टू के सी। हाँ ना बोल। हाँ जी सर। हाँ सर पक्का? पक्का। और ये QC बन जाएगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी वो चीज। बिल्कुल सही। इसकी बेटा अगर चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं जैसे पेन से हटाऊंगा हट जाएगा। ले लिया।
चलो, अब आपको पता चल गया। मैंने इसको एक एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बताया और कुछ गड़बड़ नहीं करी। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आप रेट को देखना क्या क्या चीजों में कहां कहां चेंज होगा। आओ, रिएक्शन देखो, अब ओरली जवाब देना है। पहले आहान, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बता। आहान, आहान, बेटा तीसरा नाम Yes, आहान sir. लिख ले। बेटा कहाँ है तू? सर सॉरी सर, पानी पीने गया था। पी लिया? यस सर। अपने हाँ सर। मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट्स हैं तेरे, तो रेट का फॉर्मूला बता। रेट इक्वल्स टू -1/n डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। ज्यादा पानी पी लिया, बहुत लंबा टॉपिक निकल गया पानी पीने में। राघव, रेट का फॉर्मूला बता। रेट इक्वल्स टू कौन से वाला? के वाला बताऊं? ये वाला। K into concentration of reactant raised to the power coefficient of तुम गधे हो stoichiometric. सारे गधे, तेरे को रिएक्शन दिखाई नहीं दे रही? रेट इज इक्वल्स टू K N2 की पावर 1, ये बोलना है। अच्छा ये ma to the power a into mb to the power b। अब बात करेंगे हम मयंक से। मयंक जरा ध्यान दे, इस रिएक्शन को देख और नीचे दी हुई उसको देख, जो अभी बोला इन्होंने फॉर्मूला। अब मैं रिएक्शन में देख क्या बदलाव ला रहा हूँ। सारे बच्चे मयंक की बात सुनेंगे। क्या मैंने करा है मयंक? सबको डिवाइड करा है हाफ से, तो रेट में क्या फर्क आएगा? सर हाँ बेटा, सर 7:30 पे मेरी फिजिक्स की स्कूल की क्लास है। कौन बोला ये? रेट 1 इक्वल्स टू, बेटा देखियो पहले रेट था, अब रेट 1 क्या है? K N2 की पावर हाफ H2 की पावर 3/2. तो बड़ा आसान हो गया। क्या हुआ है? लेकिन याद रखना, बच्चा सोचता है मल्टीप्लाई करा है, तो मल्टीप्लाई करने का किस पे असर पड़ा? पावर पे। तो रेट पता है क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। रेट 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेट। अच्छा, मैं अगर इसको पूरी रिएक्शन को 1/3 से डिवाइड कर देता, तो अब तुम्हें पता चल चुका क्या करना है। क्यूब रूट हो जाता। बात समझ में आई? आ गई। यस सर। बस यही समझना था। क्यूब रूट हो जाता। हाँ जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम में भी काम आता है ना क्वेश्चन, और ये उसमें हमारे सपोर्ट मटेरियल में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी, कहां तक पहुंचे हम? पहली बात तो ये कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट या मोशन। अब आपको ये कुछ बातें पढ़नी है। कोई रिएक्शन फिजिबल है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन बहुत घंटों में हो रही है। किसी ने कहा कि जंग लगना एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इसने कहा नहीं भैया मैं रस्टिंग को आसान कर दूं, मुझे पता है किस कंडीशन से रस्टिंग जल्दी होती है। रेस्टोरेशन वाले जानते किस तरीके से रस्टिंग हटती है, मेटल को कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा, है ना? हिस्ट्री चैनल देखते हो, वो रेस्टोरेशन वगैरह कुछ आते हैं, मैं भी देखता हूँ, मजा आता है, पेंट उतार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। उनको पता है, वो केमिकल रिएक्शंस का जानते जुगाड़। उसमें फिजिकल प्रोसेस भी होते हैं, खिसके काम करना, ठीक है, उसकी सरफेस को साफ करना वगैरह वगैरह। सैंड पेपर से रगड़ते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको एक बार बताया भी था, मैंने वही देखा था, जो टायर के रिम होते हैं सबको कांच की रुई से रगड़ा जाता है। क्यों, क्या है ये सिस्टम, क्या है? वो सारी बातें ही रेट है। आगे, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करोगे तो क्या चीज मायने रखेगी? टाइम एफिशिएंसी। और पैसा। ठीक है, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा वर्ड है। अगर मैं ये कहता हूं एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, आरपी को दे रहा है, तो चेंज इन टाइम क्या होगा, चेंज इन रिएक्टेंट क्या होगा, चेंज इन प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ ना बोलो, ठीक बात गलत बात? सही बात। ठीक बात। ये क्या है?
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लो। क्या लग रहा है आपको, रिएक्टेंट घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं टाइम के साथ? क्या हो रहे हैं? रिएक्टेंट घट रहे कम हैं। हो रहे हैं। ठीक है, ये ले भाई, सही है ग्राफ। सही है, Yes. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं। अच्छा दूसरा देखना, अब देखिए बेटा, अब क्या हो रहा है? ये बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। लेकिन नहीं चले, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं और रिएक्टेंट डिक्रीज होते हैं। हाँ ये बात ठीक है, अगर मैं वहां रिएक्टेंट दिखता तो उसने बिल्कुल सही बोला, बैकवर्ड रिएक्शन। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है भाई, ये सैचुरेशन आ गया भाई, लाइन सीधी हो गई, लाइन सीधी हो गई, इसका मतलब अब रिएक्शन आगे और नहीं बढ़ रहा, वहीं रुक चुका है। हाँ, इसी को क्या इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। हाँ जी सर। Yes, sir. आ जाओ, मैंने एक ग्लास लिया, उसमें चीनी घोली। क्या घोली? चीनी। ठीक है, 1 चम्मच चीनी ली। कितनी चम्मच चीनी ली राघव? 1 चम्मच। और उसको डिसॉल्व किया और वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। फिर एक और चम्मच डाली, वो भी डिसॉल्व हो गई। एक और चम्मच डाली तो वो डिसॉल्व नहीं हुई। यह हमारी गलतफहमी है, वो डिसॉल्व हुई है। जो पहले से डिसॉल्व थी वो अनडिसॉल्व। समझ रहे हो? देखो, एक हाँ चम्मच जी। डाली डिसॉल्व हो गई, 2 डाली डिसॉल्व हो गई, तीसरी डाली अनडिसॉल्व हो गई, चौथी रिएक्शन डाली बेसिकली ऐसा अनडिसॉल्व हो हो गई, गया कि जितने पांचवी रिएक्शन डाली। बन रहे हो, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम आ गया। 2 चम्मच पे इक्विलिब्रियम आ गया था। अब अगर आप अगली चम्मच डालोगे तो पुरानी पिछली वाली चम्मच को डिसॉल्व कर देगा। कोई बच्चा कह रहा है मैं नहीं मान। एक काम करो, जब आप चीनी घोलते हो ना तो आप चीनी की शेप देखो, बिल्कुल एक ऑक्टागोनल शेप होती है उसकी, ठीक है। और जब आप चीनी घोलते रहो, जबरदस्ती करते रहो, 3 चम्मच घोल दो, उसके बाद और घोलनी है। उन्नति को तो बिल्कुल सीधा ही पीना है। तो उन्नति देखेगी जब मैंने सारा पी लिया, दूध है या जो भी जिसमें पीते तुम पानी है, तो आप देखोगे नीचे जो चीनी है वो क्रिस्टल नहीं है, सारी गोल गोल, वो राउंडेड फॉर्म में है क्योंकि वो अनडिसॉल्व्ड है। उसको क्रिस्टलाइजेशन का टाइम कहाँ मिला है? गोल होगी वो चीनी, वो ऐसी नहीं होगी। और अगर ऐसी होगी तो आपने चम्मच को स्टिर किया ही नहीं, वो बची रह गई। ये बची हुई चीनी और ये लिमिट क्रॉस कर दी। समझ में आया अर्षित? सुंदर हो जाएगा, समझ लिया बच्चा? समझ में आया बच्चों? आया। यस सर। अच्छा, यूनिट की बात मैं आज नहीं कर रहा। एक बच्ची कह रही मेरे पता नहीं क्या है स्कूल में,